हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी अपनी जगह पर अपनी पढ़ाई और अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रख पा रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक, और आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि चोल साम्राज्य का विस्तार चल रहा था अच्छी तरह से, और उन्होंने कांस्य की जो प्रतिमाएं जो बनाते थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। कुछ मंदिर उन्होंने बनाए थे, वो ही क्या है, अच्छे अच्छे खासे फेमस थे पूरे विश्व में। ठीक है, जैसे निशुम्भ सूदनी का मंदिर जो बनाया था उन्होंने। ठीक है, और हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, एग्रीकल्चर और जो सिंचाई, यानी कृषि और वो सिंचाई जो किया करते थे, किस प्रकार से किया करते थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture। देखिए, बहुत सारे उनके जो अचीवमेंट्स थे कहाँ से मिले थे, जो उन्होंने जो कृषि में बहुत अच्छे खासे जो विकास किए थे उससे। लुक एट द मैप टू अगेन, notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice। तो देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है, स्पेशली किसके लिए बताया गया है, देखिए कि जो कृषि में जो विकास हो रहा था उसके लिए जो कावेरी नदी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही अहम रोल अदा करती थी। किस प्रकार से कि वो जब बे ऑफ बंगाल में गिरती थी तो कई सारे ब्रांचेस यानी शाखाओं में बट जाती थी, और उन शाखाओं में बटने से वहाँ की जो भूमि थी वो किस प्रकार से बन रही थी, फर्टाइल हो रही थी। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं जो मैप दिया गया है और उसमें किस प्रकार से कावेरी नदी को दिखाया गया है। चलिए चलते हैं। हैव ए स्मॉल लुक। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ कावेरी नदी। ये देख पाएंगे आप, कावेरी नदी इस प्रकार से देखिए ये आ रही है, और यहाँ ये कई सारे ये हैं ब्रांचेस, इनमें ये बढ़ जा रही है यहाँ पर। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। तो ये जो यहाँ का जो रीजन था ये बहुत ही फर्टाइल बना हुआ था, क्योंकि ये नदी का जो पानी बटकर जो जा रहा था इसमें बहुत अच्छे जो उर्वरता जो थी, जो ठीक है, वो सॉइल में मिल जा रही थी यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से आपने जान लिया किस प्रकार से। अब यहाँ से अब आपको अच्छी तरह समझ में ये आने लगा हुआ कि किस प्रकार से चोल साम्राज्य का जो भूमि थी, जो जहाँ पर वो कृषि करते थे, वो कितनी उपजाऊ हुआ करती होगी। ठीक है, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। Although agriculture had developed early in the part of the Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Forest had to be cleared in some regions. Land had to be leveled in the other areas. In the delta region, embankment had to be built to prevent flooding, and canal had to be constructed to carry water from the to the fields to many areas. Two crops were grown in a year। तो अभी देखिए क्या बताया कि यहाँ पर जो कृषि वो चलते थे, वो उसका जो विकास चल रहा था तमिलनाडु में। ठीक है, वो कहाँ से, कौन सेंचुरी से बता रहे हैं, 5th और 6th सेंचुरी से वो ऑलरेडी चल ही रहा था। और कुछ देखिए लार्ज स्केल पर क्या है, कल्टीवेशन, कृषि हो रही थी। जो जंगल थे वो भी साफ़ किए गए थे एरिया बनाने के लिए जिनमें कृषि हो सकती है। ठीक है, जो भूमि थी उसको क्या है, लेवल किया गया था। और एक बात और, जो डेल्टा रीजन थे, इन द डेल्टा रीजन एम्बार्कमेंट हैड टू बी बिल्ड। क्या एम्बार्कमेंट, देखिए डेल्टा रीजन, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कावेरी नदी ऐसे आ रही थी और वो ऐसे बढ़ जा रही थी, तो यहाँ का जो ये रीजन है, ठीक है, ये डेल्टा की तरह बन जा रहा है। ठीक, इस प्रकार से। अब ये क्या है कि डेल्टा रीजन में क्या है, एम्बार्कमेंट बनाया करते थे। एम्बार्कमेंट मतलब हम मैंड कह लेते हैं, ठीक है, किनारा कह लेते हैं। तो उसको ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर ये ऐसे साइड में ऐसे किनारा जगह मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से वो डेल्टा बनता था। ठीक है, इस प्रकार से
और उस पर साइड में उन्होंने क्या है एम्बार्कमेंट ऐसे बना रखा था, यानी ऊंची ऊंची मेड़ बना रखी थी। वो किस लिए था? वो इसलिए था कि जो बाढ़ आए वो इससे रुक जाए, पानी जो रहे, मान लीजिए नदी का पानी ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से जा रहा है, तो इन्होंने साइड में ऐसा से एम्बार्कमेंट बना रखी है, तो यहाँ से वो पानी ऐसे निकल जाए, यहाँ से इधर साइड में वो नहीं जाए। क्लियर? तो इस प्रकार से उन्होंने बना रखा था, इससे क्या वो बाढ़ को रोक पाते थे। उधर दूसरों ने क्या कर रखा था, कैनाल्स बना रखे थे। क्या है? कैनाल्स, यानी नहरों का निर्माण कर रखा था। और वो किस लिए कर रखा था? वो इसलिए कर रखा था कि पानी को दूर दराज क्षेत्रों में क्या है ईजिली ले जाया जा सके। ठीक है, ये देखिए कृषि के उनके तरीके थे। इधर हम ये भी देखेंगे कि जी क्या करते थे, वो एक साल में वो 2 फसलें भी उगाया करते थे। इससे क्या होता था, देखिए एक साल में 2 फसलें उगाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या है उनकी एक तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, और उससे ये भी हो सकता है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तरह तरह की फसलें उगाने से। ठीक, ये उनका प्रकार था कृषि करने का। इन मैनी केसेस इट्स वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning, organizing, labor, and resources. Maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers, as well as people living in villages, took an active interest in these activities. देखिए, जब तक इस एक्टिविटीज़ में, इन कार्यों में आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ये कार्य सही नहीं होंगे, मतलब कृषि के कार्य। ठीक है, देखिए कृषि का एक ऐसा कार्य है कि वो इंसान को अच्छी तरह से बांध के रखता है। वो चाहता है, वो कार्य चाहता है कि इंसान लगा रहे। अगर उसमें किसी भी चीज़ की कमी आती है, खेत में पानी की कमी आती है, तो क्या है इंसान उसमें पानी समय से दे। किसी और भी चीज़ की कमी आती है तो इंसान उसको समय से वहाँ खेत में प्रोवाइड करे, तभी उसका क्या है हाईयर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, वही यहाँ पर ये है। तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट दिखाए इन चीज़ों में, यानी कौन से में, कृषि में, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया था। अब तरीके उनके कैसे थे, किस प्रकार से वो क्या इरिगेशन करते थे, सिंचाई के लिए इरिगेशन सिंचाई जो थी वो किस प्रकार से करते थे। देखिए उन्होंने क्या है कुएँ खोदे, ठीक, उनसे सिंचाई किया करते थे। उधर कुछ उन्होंने टैंक्स भी बनाए। टैंक्स में क्या होता था कि जो रेन वाटर होता था वो क्या है कलेक्ट हो जाता था और फिर उनसे क्या सिंचाई कर लिया करते थे। ठीक है, और उन्होंने अच्छे क्या योजनाएं बनाई, प्लानिंग की। ठीक है, किस प्रकार से, भाई कितने लेबर चाहिएगा, उसमें क्या क्या संसाधन चाहिएंगे। ठीक है, इन सब को क्या है एक साथ उन्होंने एक योजना में तैयार करके रखा। और क्या किया उन्होंने, डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, और किस प्रकार से पानी को शेयर किया जाए, बंटवारा किया जाए, उस पर उन क्या है योजनाएं बनते रहीं। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट। देखिए यही मैं बता रहा था कि जो अच्छे कई सारे जो राजा थे उन्होंने ज़्यादातर ने, और जो लोग थे गांव के, उन्होंने इसमें बहुत ही क्या है अपना इंटरेस्ट जताया। इस प्रकार से क्या है उनकी कृषि बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। ठीक है, तो अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आया कृषि किस प्रकार से एग्रीकल्चर को कैसे कर रहे थे, सिंचाई कैसे कर रहे थे। और नाउ टॉपिक नया है, वो है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। किस प्रकार से उनका जो प्रशासन चल रहा था, ठीक है, वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से है, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, किस प्रकार से वो ऑर्गेनाइज करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। सेटलमेंट ऑफ पेशेंट known as or became prosperous with the spread of irrigation agriculture। तो देखिए अभी हमने क्या है इरिगेशन एग्रीकल्चर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, इसकी वजह से क्या है जो वहाँ के जो किसान थे, स्थायी जो किसान थे, जिनका नाम जिनको कहा जाता था, और क्या कहा जाता था, और ये नाम याद रखेंगे, और कहा जाता था, ये बड़े ही समृद्ध होने लगे थे। किसकी वजह से, भाई सिंचाई की वजह से। सिंचाई जो एग्रीकल्चर में कर रहे थे, कृषि में कर रहे थे। ठीक है, किस लिए,
भाई सिंचाई टाइम पे उन्होंने की तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होने लगा। इस वजह से ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। जो विलेजों के जो गांव के जो ग्रुप्स बने थे बड़े लेवल पर, ठीक है, तो उसको कहा गया था क्या, नाडू। दोनों वर्डों को याद रखें, एक तो उर हो गया, एक नाडू हो गया। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू perform several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes। तो क्या करते थे, जो गांव की परिषद हुआ करती थी और क्या ये नाडू, नाडू क्या थे, कई सारे गांव का उन्होंने क्या है ग्रुप बना रखा था, ठीक है। तो ये कई सारे कार्य किया करते थे भाई। इधर वो न्याय के कार्य भी किया करते थे, इधर जो टैक्स होता था उसे कलेक्ट करने का भी क्या है कार्य किया करते थे, यानी इनके अंडर ये सारे कार्य आया करते थे। रिच पेशेंट ऑफ द वलाला कास्ट, तो एक यहाँ पर बात आई है वलाला कास्ट, ठीक है। इसके जो अमीर किसान थे उनके वजह हम देख दिखाया गया है, एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल सोलस गवर्नमेंट। तो क्या करते थे ये भाई, ये कंट्रोल किया करते थे किस पर, नाडो जो हुआ करते थे, किसके सुपरविजन में, चोल गवर्नमेंट के सुपरविजन में। यानी अब इनके ऊपर नाडो के ऊपर भी क्या है, एक ये आ गए हैं वलाला कास्ट। और ये क्या है, जो इसके भी जो अमीर किसान हुआ करते थे वो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो द चोला किंग्स गेव सम रिच landowners titles like Muvedvelan and Aryar। तो Muvedvelan क्या है, ए विलन और पेशेंट सर्विंग 3 किंग्स। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ जो चोल राजा जो हुआ करते थे, इन लैंडोनर्स जो होते थे, जो अमीर जो लोग थे, अमीर भूस्वामी जो थे, उनके लिए कुछ टाइटल प्रयोग किया करते थे, उपाधियाँ प्रयोग किया करते थे। जैसे क्या है, मुवेद वेलन, ठीक है, क्या नाम दिया करते थे, मुवेद वेलन। तो क्या नाम है, क्या करते थे इससे, ये कौन थे, पेशेंट सर्विंग 3 किंग्स, जो 3 राजाओं को उनकी सेवा किया करता था, उनको वो करते थे मुवेद वेलन, ठीक है। और भी नाम दिया करते थे उनको, क्या है, अरयार, यानी मुखिया, चीफ, ठीक, एक्सेट्रा। ये सारी उपाधियाँ क्या है, ये राजा इनको दिया करते थे जो अमीर पेशेंट जो हुआ करते थे, ठीक है। और कौन, मतलब ये अमीर भूस्वामी हुआ करते थे, उनके लिए बात कर रहे हैं। एज मार्कर ऑफ रेस्पेक्ट, उनके सम्मान में, यानी उनको सम्मान, जो भूस्वामी जो थे बड़े बड़े अमीर, उनके लिए क्या है, ये राजा ये उनके सम्मान में ये उपाधियाँ प्रयोग किया करते थे। तो कब के पूछ लिया था कौन कौन सी उपाधियाँ वो प्रयोग करते थे, या ये उपाधियाँ किन को दी जाती थी। तो क्या उपाधि हैं, ये मूवेंद्रवेलन और दूसरी कौन सी, अरयार, ठीक, दोनों को याद रखिएगा। एंड इंटरेस्टेड विद दैम इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। और कई सारे जो कार्य हुआ करते थे, प्रशासकीय कार्य जो हुआ करते थे, वो उनसे क्या है, करवाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया गया है टाइप्स ऑफ लैंड, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन कभी पुटअप हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप समझेंगे। तो चोलास इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। तो सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड जो है चोल साम्राज्य में ये बताई गई हैं। पहले ही दे रखी है, ये है विलन वेगी। विलन वेगी क्या है, देखिए, लैंड ऑफ नन ब्राह्मण पेशेंट प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे पेशेंट जो नन ब्राह्मण थे, यानी गैर ब्राह्मण थे, उनकी भूमि को क्या कहा जाता है, विलन वेगी, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा दिया है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव में क्या, देखिए, लैंड गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण के लिए जो भी भूमि दी जाती थी उपहार में, उसको ब्राह्मण दे। देखिए नाम तो वैसे भी पता चल जाएगा, ब्रह्मदेव है तो ब्राह्मण को दी जा रही है। फिर है शाला भोग, ठीक है, तो इसके लिए क्या, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल,
ठीक है। शाला भोग मतलब ये शाला, पाठशाला का नाम हम ऐसे याद कर सकते हैं, पाठशाला। ठीक है, तो स्कूल के लिए जो भूमि दी जा रही है उसको शाला भोग कहा जाएगा। इधर क्या है, यह है देव देना और तिरुमट्टुकनी। तो ये देखिए, देव देना यानी देवों को दी गई भूमि, ऐसे कह सकते हैं। द लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, यानी मंदिर के लिए जो भूमि दी जाती थी। और मंदिर में कौन होते हैं, क्या देवों की मूर्ति होती है ना, ठीक है, भगवान होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, उनके लिए दी गई भूमि को देव देना कहा गया था। फिर है पल्ली चंदन। तो पल्ली चंदन क्या है, ए लैंड डोनेट टू द जैन इंस्टीट्यूशन। जो जैन जो इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे उनके लिए जो भूमि दी जाती थी उनको, उसको कहा जाता था पल्ली चंदन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। और एक दो क्वेश्चन यहाँ से अच्छी तरह से पुटअप हो ही जाता है तीनों चारों में से कि ये क्या है। ठीक है, यानी वेलनवेगी क्या है, ब्रह्मदेव क्या है, शाला भोग क्या है, देवदेना या फिर तिरुमट्टुकनी क्या है और पल्ली चंदन ये क्या है, इनके विषय में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे इनको भी। चलिए आगे चलते हैं, क्या दिया गया है। वी हैव सीन द ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट और ब्रह्मदेव। ये हमने देखो पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ब्रह्मदेव जो उनको ब्राह्मण को भूमि दी जाती थी। ठीक है, एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स एमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्राह्मण जो थे कहाँ पर सेटल हो गए, कहाँ पर रहने लगे, कावेरी वैली। कावेरी वैली में क्यों रहने लगे, क्योंकि कावेरी घाटी जो थी वो बहुत ही उपजाऊ थी उस वक्त, और वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में कृषि की जा रही थी और उससे लोग वहाँ पर ज़्यादा समृद्ध हो रहे थे। इस वजह से ब्राह्मण लोग वहाँ पर रह रहे थे। ईच ब्राह्मणदेव वॉज लुक आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा of prominent Brahman landlords. These assemblies work very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stones wall or temples. Association of traders known as Nagaram also occasionally perform administrative function in towns. तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि जो असेंबली किसकी बात करें, असेंबली के द्वारा क्या है, इनकी लुक आफ्टर यानी ब्रह्मदेव जो भूमि होती थी उसकी देखभाल की जाती थी। असेंबली और क्या है, सभा, प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स, इनके द्वारा। ठीक है, क्योंकि सभा है जो भूस्वामी होते थे, ब्राह्मण भूस्वामी बहुत ही प्रोमिनेंट वाले, उनसे के द्वारा। तो असेंबली अच्छी तरह से कार्य क्या करते थे, ये जो बनाई गई थी असेंबली इनकी देखभाल करने के लिए, ब्रह्मदेव जो थे उनके लिए। और डिसीजन होते थे और उनके डिसीजन जो है रिकॉर्ड किए जाते थे, इंस्क्रिप्शंस पर उनको लिखा जाता था। ठीक, उनकी देखभाल का जो भी कहानी हुआ करती थी उनको क्या है, किस पर, शिलालेख जो होते थे उन पर लिखा जाता था, मंदिर की दीवारों पर भी लिखा जाता था। ठीक है, जिससे कि वो आगे तक के लिए एक मेमोरेबल बना रहे। और क्या था वे, और नगरम के विषय में यहाँ पर बताया गया है। नगरम क्या था, देखिए यहाँ पर देखा गया है, ये नाम आया है नगरम, इसको भी आप याद रखेंगे। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स क्या है, ये संघ था व्यापारियों का, नगरम, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नाउन एज नगरम, आल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। तो शहरों में क्या है, ये भी प्रशासनिक कार्य में बहुत अच्छा रोल अदा किया करता था। कौन, नगरम। और नगरम था क्या, ये था एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मयूर इन चिंगलीपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तो यहाँ पर बात की गई है उत्तर मेरूर जगह है, उत्तर मेरूर जगह है एक चिंगलपुट में, और वो कहाँ है, तमिलनाडु में। तो चिंगलपुट एक ज़िला है, कहाँ, तमिलनाडु में। और वहाँ से बात कर वहाँ डिस्कस किया जा रहा है उत्तर मेरूर और वहाँ के अभिलेखों के विषय में। तो क्या था, प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो किस प्रकार से सभा जो
सभा का आयोजन किया जाता था उसका जो थोड़ा उसके विषय में थोड़ा बहुत जो वो यहाँ पर बताया गया है। कहाँ कहाँ है ये? उत्तर मेरू, और ये चिंगलपुर तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, किस प्रकार देखिए, द सभा हैड ए सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स। सिंचाई के कार्यों के लिए सभा के पास में क्या है, अलग अलग समितियां हुआ करती थी। सिंचाई के काम के लिए अलग है, गार्डन बगीचों के लिए अलग है, मंदिरों के लिए अलग है। ठीक है, नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीव्स। ठीक है, तो चीड़ के जो पत्ते होते थे उन पर क्या है, इनके नामों को लिखा जाता था। ठीक है, किसके यहाँ पे देखा है, पाम लीफ, तो उनके जो टिकट छोटे टिकट बना करके उन पर क्या है, उनके नामों को लिखा जाता था। कौन? जो एलिजिबल होते थे, सक्षम होते थे इन कार्यों करने में। दिस टिकट वर पुट इनटू एन अर्थन वेयर पॉट, और मिट्टी के मान लीजिए घड़े में, बर्तन में उनको क्या है, रख दिया जाता था उन टिकटों को जिन पर नाम लिखे होते थे। ठीक है, फ्रॉम दिस ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमेटी, और इनमें से एक छोटे लड़के से क्या है, वन बाय वन करके एक एक टिकट क्या है निकाले जाते थे कमेटी के अनुसार, यानी समिति के अनुसार। ठीक, तो ये इस प्रकार से क्या है, उन्होंने सभा का आयोजन किया था कि किस समिति में कौन होना चाहिए। तो इस प्रकार उनका नाम लिखे जाते थे, और वो टिकट जैसे कहते कि लॉटरी निकाल लेते हैं, लॉटरी के हिसाब से लॉटरी सिस्टम है, एक स्लिप निकाली ये इसका हो गया, एक स्लिप निकाली ये इसका हो गया, इस प्रकार से ये किया करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये भी जानना बहुत जरूरी, इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या, अभिलेख और लिखित सामग्री के विषय में थोड़ा बहुत यहाँ जाना गया है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता था, ये हु कुड बी ए मेंबर ऑफ सभा। अभी सभा की हमने बात की, सभा में किस प्रकार काम चल रहा था कि उनके नामों को जो पाम टिकट जो होता था उस पर लिख लिया जाता था, और फिर लॉटरी वाइज क्या वन बाय वन एक छोटे बच्चे से निकलवाया जाता था। ठीक है, कहाँ की सिस्टम चल रहा था ये चल रहा था उत्तर मेरूर, चिंगलपुर तमिलनाडु जो जगह थी वहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि उस सभा के मेंबर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती थी। तो देखिए वो यहाँ पर जानेगा, और दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। यानी किसी जो सभा जो थी उसके मेंबर बनने के लिए सदस्य के क्या होना ज़रूरी था, उस जो भूस्वामी का मतलब उस भूमि का मालिक होना बहुत ज़रूरी था, जिससे उन्हें कलेक्ट करना था रेवेन्यू, राजस्व कलेक्ट करना था। ठीक है, उसका मालिक होना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात ये क्या है, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके अपने घर होने चाहिए थे। उम्र कितनी, 35 से 70 के बीच में लगभग होने चाहिए थे। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, ईमानदार होने चाहिए थे, प्रशासनिक कार्य में उन्हें बहुत जानकारी होनी चाहिए। और क्या है, इफ़ एनीवन हैज़ बीन मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी। यानी अगर कोई 3 साल से किसी कमेटी का, किसी समिति का सदस्य बना हुआ है तो वो नई समिति का सदस्य नहीं बन सकता। Anyone who has not submitted his accounts and those who his relatives cannot contest the election। और जिन्होंने क्या है अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह क्या है चुनाव नहीं लड़ सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ इनके विषय में जो बताया गया है कि कौन कौन से क्या है उनकी जो मेंबरशिप के लिए क्या उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थे, वो सब यहाँ पर बताया गया कि एज इतनी होनी चाहिए, वेदास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, घर होने चाहिए अपने पास में। ठीक है, 3 साल से पहले 3 साल तक किसी और समिति में सदस्य ना रहा हो। ठीक, तो ये सब इसमें दिया गया है इस चैप्टर में। तो आज हमने इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था वो पढ़ लिया है। आई थिंक कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप इसके कुछ आंसर्स हैं आप इनको इजीली देख पाएंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक इसको भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा है, थोड़ा जान लेते हैं, नॉलेजेबल है वो आप जानिए।
चाइना के विषय में दिया गया है। वो चोल साम्राज्य के समकालीन जो यहाँ पर रहा था वो इसलिए यहाँ पर थोड़ा दिया गया है, तो वो जान लेते क्या है। देखिए, इन चाइना द एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द तांग डायनेस्टी। तो एक तांग राजवंश चल रहा था चाइना में, विच रिमेन इन पावर अबाउट 300 ईयर्स फ्रॉम 7th to 10th सेंचुरी। जानने के लिए नॉलेजेबल है, यानी 7वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी तक। इसका मतलब ये होगा कि चोल साम्राज्य के समकालीन में ये रहा था, इसलिए दिया गया है। इट्स कैपिटल Xi'an was one of the largest cities in the world, visited by Turks, Iranians, Indians, Japanese and Koreans। तो Xi'an एक कैपिटल थी, किसकी कैपिटल थी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है तांग डायनेस्टी, और तांग डायनेस्टी कहाँ था, चाइना में। क्लियर, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये था चोल साम्राज्य के समकालीन। तो यहाँ पर ये सब विजिट किया करते थे, तुर्क, ईरानियन, इंडियन, जापानीज, कोरियन जाया करते थे वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह थी शियन। द तांग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। यहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ करता था, उसके द्वारा क्या है, शासन चलता था। विच वाज ओपन टू ऑल विश टू अपियर फॉर इट। सबके लिए क्या है वो था, कोई भी अपियर कर सकता था। दिस इज नाउ सेलेक्ट ऑफिसर्स रिमेन इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911। 1911 तक, देखिए 7वीं सदी से लेकर के ये चीज़ें कब तक रही थी, 1911 तक रही थी। किसकी, कि एग्जामिनेशन के द्वारा क्या है वहाँ पर जो प्रशासनिक कार्य किया जाता था। कहाँ की बात है, तांग एम्पायर, चाइना। ठीक है, क्लियर, ये सारी बात समझ में आ गई। ठीक, तो अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये कुछ सोच रही हैं, ज़रा विचार कर रही हैं, वो आप देख सकते हैं। यू आर प्रेजेंट इन इलेक्शन, यू आर प्रेजेंट इन इलेक्शन फॉर ए सभा डैश का व्हाट यू सी एंड हियर। तो कभी आपका ऐसा मौका मिलता है कि सभा में आप इलेक्शन के लिए हैं, प्रेजेंट हैं, तो आप वहाँ पर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो सब उसके विषय में दिया गया है। तो ये सब इसके क्वेश्चन आंसर से आप इजीली इनको देख पाएंगे। ठीक है, आई थिंक सारा चैप्टर आपको समझ में आ गया है। तो अभी तक चैप्टर में यही है, नेक्स्ट चैप्टर जब चलेगा उसमें पढ़ाएंगे, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू।